नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पोर टाइम न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहरीली शराब कांड से सदन में हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने लोफंदी गांव में जहरीली शराब से हुई 9 मौतों का मामला उठाया, लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार इस दौरान घिरी। भाजपा के ही धर्मलाल कौशिक ने प्रशासनिक अधिकारियों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच को लेकर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या सरकार के दावे और विपक्ष के आरोपों के बीच जनता को जवाब विधानसभा से मिल पाएगा? आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की ये पूरी कार्यवाही। अनुदान आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे सन 1991, 95, 2001, 2007 और 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। वे सन 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। वे दिनांक 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भारत के आर्थिक उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है। अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने के उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशिया बैंक और भारत के आर्थिक विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। वे हमेशा शांत स्वभाव के सादगी के साथ रहने वाले व्यक्ति के रूप में जाने गए। उनकी लेखन और आर्थिक सुधारों पर विशेष अभिरुचि थी। उनके विश्व के अनेक विश्वविद्यालय की ओर से मानद उपाधि प्राप्त हुई। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनेता और कुशल प्रशासक और एक अर्थशास्त्री को दिया है। मुझे लगता है कि मेरा स्वयं का अनुभव उनके साथ काम करने का एक लंबा अवसर मिला और 10 साल के कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से छत्तीसगढ़ के विषयों को लेकर हमेशा माननीय मनमोहन सिंह जी के पास जाता रहा और मुझे आज ही याद है उतने ही विनम्रता सहजता के साथ छत्तीसगढ़ की एक एक योजनाओं को सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देशित करते थे और अपने मंत्रियों को भी ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ जा रहे हो तो विकास के लिए कोई प्रकार की कमी ना हो। ऐसा विशाल हृदय वाला प्रधानमंत्री मैंने अपने 10 साल के अनुभव में उनके साथ देखा और निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति मनमोहन सिंह जी थे। आज उनके निधन से हमने एक वरिष्ठ राजनेता खोया है। मैं उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे पूरे सदन की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं के साथ मैं अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। असाधारण विद्वान और उतने ही सरल सहज डॉक्टर सिंह का जीवन हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। डॉक्टर सिंह उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत के विभाजन की विभीषिका झेली। शिक्षा के प्रति उनके अनुराग ने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय के प्रोफेसर रहे और यहां से आगे बढ़ते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक हीरे की तरह थे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव वह जौहरी थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा की गहराई को परखा और ऐसे कठिन समय में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया जब देश में भुगतान संतुलन का गहरा संकट था और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कुशल सारथी की जरूरत थी। स्वर्गीय श्री राव ने
उन्हें अर्थव्यवस्था में जरूरी सुधार करने फ्री हैंड दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई, जिसकी जकड़न में देश की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक कछुआ चाल से चल रही थी। डॉक्टर सिंह कम बोलते थे, लेकिन उनकी बातों में गहरी सीख छुपी थी। वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते थे और जब बोलते थे तो हर सबसे कुछ सीखने को मिलता था। मेरा सौभाग्य रहा कि संसद सदस्य रहते हुए मैंने डॉक्टर सिंह से बहुत कुछ सीखा। वे प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ भी हमेशा मित्र भाव रखते थे और चर्चा के दौरान सभी की बातें गौर से सुनते थे। राज्यसभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही वे आज भी मुझे याद हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोनों सदनों के सदस्यों को डॉक्टर सिंह के जीवन से सीख लेनी चाहिए और उनकी गहरी समझ से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पल में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया था डॉक्टर सिंह ने व्हीलचेयर में बैठकर भी एक बिल पर मतदान किया था। यह इसका उदाहरण है कि एक सांसद अपने दायित्वों के प्रति कितना सजग है। वे लोकतंत्र को ताकत देने सदन में पहुंचे थे। लोकतांत्रिक परंपराएं ऐसे प्रेरणादायक उदाहरणों से समृद्ध होती हैं। डॉक्टर सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अध्ययनशील, विनम्र और लोक कल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। हमारे प्रदेश की बहुत सुंदर स्मृतियां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ रही हैं। अनेक अवसरों पर वे छत्तीसगढ़ आए। सीपत स्थित एनटीपीसी के प्लांट के लोकार्पण अवसर पर उनका आगमन हम सब के लिए स्मरणीय है। उनका जीवन हम सब के लिए हमेशा प्रेरक रहेगा। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये बड़ा कठिन और दुखद अवसर है कि हम सब लोग श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आज अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। आज जिस भाव को आपने प्रकट किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तरह के भाव विधानसभा में या किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष प्रस्तुत करें, ये मैंने कम ही देखा है। मेरा जीवन 45 साल का हो गया, संसदीय जीवन, और जितने सहज और सरल ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि हम भले ही किसी अलग अलग दल के हों, मगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो उनके गुण थे उनको हम प्रकट करें या उनको दिखाने के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो उनकी जो भावना थी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो काम करने की निष्ठा थी देश के प्रति, उसको उतने सहज भाव से आप दोनों ने प्रकट किया। मैं आपके प्रति विनम्रता पूर्वक आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज़ादी से पहले और जिन्होंने आज़ादी के समय जो हमारे बीच की पाकिस्तान हिंदुस्तान की विभीषिका थी उसको देखा और भारत के निर्माण के साक्षी रहे, और शायद उन्हीं बातों ने उनको इस कदर प्रेरित किया कि विश्व में एक बहुत बड़े जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में आपने भी देखा, हमने भी देखा और देश ने भी देखा। वो प्रत्येक भारतवासी के आत्मसम्मान के लिए काम करते थे, आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम करते थे, और एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने जो समावेशी विकास की कल्पना की, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया। वो आप सब ने, हमने देखा है कि भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और यहाँ तक कि सूचना का अधिकार जिसका विरोध हुआ करता था, और मैं कहूँ तो अंत में उन्होंने जो आधार कार्ड जो भारत देश में लागू करने का निर्णय लिया, उस समय हम में से बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध भी किया, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो आधार कार्ड आज भारत के आधार का एक स्तंभ बन चुका है। हम लोग बिना आधार के
अपना परिचय भी नहीं दे पाते। मैं इन सब बातों के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम लोग जिस मध्यम वर्ग की कल्पना कर रहे हैं या देख रहे हैं सामने, वो उनके दिए हुए या उनके बुने हुए सपनों पर आधारित एक मध्यम वर्ग भारतवर्ष में है। और ऐसे नीतियां बनाई उनने, उन सब की आज हम सब लोग प्रशंसा भी करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उन चीज़ों को हम आने वाले समय में लागू करें। एक रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, एक वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में जो उनने दिया वो आज देश के सामने है। उनका सहज भाव, उनका मृदुवासी होना और कम से कम बात करना, वो इतनी ही बात करना चाहते थे जिससे उनका काम चल जाए, ज़्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखते। आप स्वयं ने अनुभव किया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आप उनके साथ 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और उन्होंने कभी आपको ये सोचने को भी मजबूर नहीं किया होगा कि वो एक अन्य दल से संबंधित प्रधानमंत्री हैं। आपको पूरी तरीके से उनने सुना, उनने आपके कामों को सराहा और उसी तरीके से यहाँ विकास के लिए लगे रहे। आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी उनके साथ उनको काम करने का अवसर मिला है। मुझे भी उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं उनके साथ राज्य मंत्री के रूप में मैं सौभाग्यशाली रहा उनके साथ काम करने का। एक सहज भाव से मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर कहना चाहूँगा कि उनकी सहजता कैसी थी। एक दिन भाव आया कि मैं जाके उनसे कुछ कहूँ और कह पड़ा जाके कि सर आपने मुझे राज्य मंत्री बना दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मगर मुझे आपने शरद पवार जी के साथ रखा है। एक सामान्य भाव आता है मन में, तो मैंने कहा कि उनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, कैसे काम करना है। तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि वो महंत वो बहुत विद्वान आदमी हैं और आप उनके साथ काम करेंगे तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो ये उनकी सहजता और विनम्रता थी। मैं उनको याद करते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। इन्हीं शब्दों के साथ उनके परिवार के लिए और आप दोनों की भावना को संयुक्त करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनका जन्म स्थान तो अब पाकिस्तान में है और उन्होंने विभाजन का दंश भी झेला और विपरीत परिस्थिति में उन्होंने जीवन की शुरुआत की और अपने लगन और मेहनत से जो ऊंचाई उन्होंने छुआ उन्होंने, उसका कोई मिसाल दूसरा नहीं मिलता। जहाँ प्रोफेसर के रूप में, गवर्नर के रूप में और फिर वित्त मंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा, खासकर वो दौर जब 91 से 96 जब वित्त मंत्री बने, उस समय उदारीकरण का उन्होंने जो शुरुआत की और नरसिम्हा राव जी का उन पर वरदहस्त था और उस समय जो उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई, उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई लेकिन उस नीति को बदल नहीं पाया। आज देश में उस दौर को भी हम लोग याद करते हैं अध्यक्ष महोदय, जब वो प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल उन्होंने देश की सेवा की और वही दौर है जिसमें कृषि के क्षेत्र में जो समर्थन मूल्य उन्होंने जो वृद्धि की, 450 से सीधा 900 रुपया प्रति क्विंटल उन्होंने धान खरीदी की शुरुआत की। उस समय किसानों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ। वही दौर है
अध्यक्ष महोदय, जब मनरेगा की शुरुआत की और रोजगार गारंटी, दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना उन्होंने शुरुआत की, तब लोग कहते थे कि ये राशि, इतनी राशि कहाँ से आएगी, लेकिन वो व्यवस्था भी हुआ। और जो उन्होंने फैसला किया अध्यक्ष महोदय, हमने देखा कि कोरोना काल में भी गरीब लोगों के आर्थिक संबल का कारण बना। उस दौर में गरीबों के पास कोई काम नहीं था, लॉकडाउन था, ऐसे समय मनरेगा के द्वारा ही लोगों को, पूरे देश के गरीब लोगों को रोजगार मिला है अध्यक्ष महोदय। आधार कार्ड वगैरह के बारे में तो आदरणीय नेताजी ने बात कह दी, लेकिन बहुत ही सहज सरल व्यक्ति थे, उनसे अनेक बार मुलाकात करने का अवसर मिला अध्यक्ष महोदय। जब मैं पहली बार विधायक बना और हमारे यहाँ हिम्मत स्टील फाउंड्री है, जो इंदौर के बाद दूसरा फाउंड्री था, वो बंद हो गया था और उनसे चंदूलाल चंद्राकर जी ने समय दिलवाया। मैं वित्त मंत्री थे वो उस समय, और तब मैं उनसे मिलने गया। और जब उनसे, हमारा डेलीगेशन बड़ा था क्योंकि उसमें मैनेजमेंट के लोग भी थे और यूनियन के लोग भी थे, तो सबसे पहले मुझे उन्होंने बधाई दी कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि मैनेजमेंट के लोग भी और मजदूर लोग भी एक साथ आए, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने जब बात सुनी तो उन्होंने कहा इसमें मदद तो नहीं हो सकती, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए, जो आए हैं उनकी संतुष्टि के लिए मैं सभी को फ़ोन लगा देता हूँ। रिजर्व बैंक भी लगाया और दूसरे बैंकों में भी लगाया, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात की, लेकिन वो बात नहीं हुई। लेकिन उसकी विनम्रता इतनी अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों को रिसीव करने दरवाजे तक भी आए और छोड़ने के लिए भी दरवाजे तक पहुँचे। वो विनम्रता उनकी थी, और उतने बड़े पद में रहने के बावजूद भी उसमें कभी घमंड नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में मजबूती थी, ताकत थी, और जब वो बोलते थे पूरी दुनिया उन्हें ध्यान से सुनता था। तो एक अर्थशास्त्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो देश की सेवाएं की, उसके कभी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2023-24 व 2024-25 में कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में दिया है, कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा 2023-24 और 24-25 के अंतर्गत लगभग 5346 कार्य स्वीकृत हुए हैं, और जिसमें से 3019 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 2327 कार्य प्रगतिरत है, जो कि जल्द से जल्द पूरे कराने का लक्ष्य दिया गया है, और हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द वो कार्यों को पूरा करा लिया जाएगा। पटेल जी। इन कार्यों का निर्माण एजेंसी, उत्तर में बता रहे हैं मंत्री महोदय जी कि पूर्ण कार्यों की स्वीकृति का हमारे 5346 काम स्वीकृति हुए हैं। तो निर्माण एजेंसी और पूर्ण अपूर्ण का भी स्थिति बताए हैं, जानकारी दिए हैं। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि इन निर्माण कार्यों की एजेंसी वन विभाग को ही बनाया गया है कि अन्य विभाग को भी बनाया गया है, कि अन्य विभागों को भी बनाया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय,
जो निर्माणाधीन कार्य हैं वो अलग अलग योजना के माध्यम से उन कार्यों को स्वीकृति दी गई है। कोई मनरेगा से है, कोई डीएमएफ के माध्यम से है, कैंपा के मद के माध्यम से है, और इन सारे कार्यों की जो एजेंसी है वन विभाग के माध्यम से इसको निर्माण किया जा रहा है। श्री राजेश मोड़क जी, सर निवेदन आप इसी से सर, अब मेरे विधानसभा अंतर्गत ही है पूरा कटघोरा वन मंडल मेरे विधानसभा में आता है। एक पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोल रहा हूँ, ये जो वर्ष 2023-24 जो प्रगतिरत कार्य बताए गए हैं, जिसमें तालाब निर्माण क्रमांक 23, 24, 25, 26 तालाब निर्माण, कहीं प्रगति नहीं है सर। धरातल पे कहीं पटल पे कोई काम नहीं है अभी तक के। मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ही है, प्रगति बताई जा रही है, प्रगति नहीं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जानकारी दी है उसमें 24-25 के जो हमारे कार्य हैं उनको प्रगतिरत दिया हुआ है, जिसमें हमारे पूरे कार्यों की संख्या भी हम लोगों ने इसकी उपलब्ध कराई है। और माननीय सदस्य को स्पेसिफिक कोई इस पे वो है तो अलग से उसकी जानकारी दे दे तो मैं उसमें दिखवा लूँगा अध्यक्ष महोदय कि वास्तव में वहाँ पर कार्य निर्माणाधीन है कि कार्य नहीं हो रहा है। कार्य शुरुआत नहीं हुई साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य शुरुआत ही नहीं हुई है वहाँ पर जो प्रगति बताई जा रही है। और दूसरा कॉलम था 38, 39, 40 प्रगतिरत में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य है। ये कार्य कहाँ करा जा रहा है क्षतिपूर्ति से? इसका स्थान चिन्हांकित नहीं है कि कहाँ कार्य हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमने जानकारी दिया है उसमें कैंपा मत का जो कार्य है उसमें 2024-25 के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हमने उसकी जानकारी दी है और उसकी विस्तृत रूप से जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय, जिसमें हमारे कटघोरा वन मंडल में कौन कौन से कार्य अभी जो है क्षतिपूर्ति के कार्य किए जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी मिल दूंगा। ठीक। श्री राजेश मोड़क जी। अध्यक्ष आप कर लीजिए, आपकी बात कर लीजिए। ओ सॉरी, नहीं इसी में आप पूछ रहे हैं सर? मैं कटघोरा जा रहा हूँ सर। कटघोरा जा रहे हैं जी, तो पूछ लीजिए सर। कटघोरा मेरा पुराना लोकसभा क्षेत्र रहा है, मरवाही भी रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये तो पेड़ पौधे लगाने की बात है, वहाँ जितने सड़क के काम हैं, वहाँ जितने तालाब के काम स्वीकृत हुए हैं, वो उसके चिन्ह तक नहीं है कि जहाँ कभी काम हुआ हो, ऐसा दिखता ही नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा, कटघोरा, मरवाही जैसे दूरस्थ अंचलों में जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, आपने कितनी स्वीकृत किया 4-5 सालों में, उसका विस्तृत एक जांच करवा लें। ये उनसे निवेदन है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं सर। प्रश्न 22, 23, 23, 24 का है। नहीं, उस आगे पीछे सब जांच करा लें सर, कुछ भी नेता काम नहीं। प्रतिपक्ष जी अपने शासन काल का ही जांच करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अनुमति दे नहीं, गलत है तो जांच करने में क्या दिक्कत है भाई? गए साला पता लग जाए। समर्थन कर रहा हूँ, करिए ना, बढ़िया है, पहली बार तो समर्थन कर रहा हूँ। चलिए मंत्री जी कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो जानकारी चाहिए है और जो उन्होंने प्रश्न किया है, कटघोरा के अंतर्गत ऐसी कोई जानकारी आपके पास में है तो मुझे अवश्य उपलब्ध कराएं। राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पर पीसीसीएफ स्तर के जो इसके पूरे कार्यों का एक बार मूल्यांकन और सब चीज़ों को निगरानी करते हैं तो उसके माध्यम से हम इसको दिखवा लेंगे। चलिए ठीक। दोनों विधायक ही हैं सर, और इन लोगों ने जो जानकारी दी है उसी को मैं और पुष्टि करते हुए इनके जांच करा दीजिए, मैं ये चाहूँगा, और आपको आगे पीछे मैं जांच के दे दूंगा आपको। चलिए ठीक। श्री राजेश मोड़क जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, सामान्यतः कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर प्रदेश में कितनी संस्थाएं, और आपने एक कमेटी गठित की है और आपने कहा कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं
कि आपने 4 महीने पहले इसी विधानसभा के ध्यान आकर्षण के उत्तर में आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया वही प्रश्न का उत्तर आज भी रिपीट कर दिया अध्यक्ष महोदय। यानी विभाग के अधिकारी ने जो दिया, मेरे प्रश्न को 4 महीने पहले आपने ही इसी विधानसभा में उत्तर दिया। सेम आज भी वही उत्तर मेरे को प्रस्तुत हुआ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जरा इसकी गंभीरता को समझ लें, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का मामला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितनी सोसाइटियां प्रदेश में हैं वो आज भी एनओसी के लिए भटकते रहते हैं और उनको एनओसी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बिना पैसे के नहीं देते। ये ओवरऑल पूरे प्रदेश का मामला है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, राहत का मामला है। और आपने कहा है कि मैं 2 महीने में इसकी कमेटी गठित करने के बाद में आज 4 महीने के अंदर भी वही उत्तर आ रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसकी गंभीरता को समझते हुए थोड़ा इसके ऊपर पहल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और पिछली बार जब विधानसभा का सत्र था तब मैंने माननीय सदस्य को ये अवगत कराया था, विश्वास दिलाया था कि हम इस पर तत्काल कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी का गठन तत्काल हमने किया। 3/9/2024 को हमने इस कमेटी का गठन किया, जिसमें 4 सदस्यीय कमेटी में हमारे जो है अध्यक्ष के रूप में अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं हमारे जो छत्तीसगढ़ के हैं वो हैं और सदस्य के रूप में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला रायपुर और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला दुर्ग। ये हमारी बैठकें अभी इसकी कमेटी की 2 बैठकें भी हो चुकी है अध्यक्ष महोदय, 30/11/2024 को और दूसरी बैठक 24/1/2025 को। और जब कमेटी का जो हमारा क्या बोलते हैं आदर्श उपविधि का प्रारूप जो हमारे पास में आएगा उसके आधार पर क्या बेहतर हो सकता है इस दिशा पे हम काम करेंगे। मैं आपके उससे बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसे कोई भी क्या बोलते हैं शिकायत या फिर किसी भी तरीके से इस तरह का मामला आपके समक्ष में नहीं आएगा। लगातार इसमें मॉनिटरिंग होगी और ऑनलाइन हम इसको करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द इसको ऑनलाइन करके जो एनओसी का मामला है, एनओसी को हम तत्काल देने का प्रावधान करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप गंभीर इस बात पे मैं सहमत हूँ, लेकिन आपके अधिकारी कितने नीचे तक के इस पर सहमत हैं ये चिंता का विषय है। उदया सोसाइटी, चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी, यहाँ तक राजू घर निर्माण समिति, अनुपम नगर, मैं आपको 40 सोसाइटियों के नाम गिनाता हूँ इस शहर के अंदर, जो सन 80 से लगे उस समय से अभी तक इन सोसाइटियों के अंदर मकान बने हैं, प्लाट खाली पड़े, विवादित है, कई जगह बेच करके चले गए। और ये इसलिए मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि आज भी अगर मेरे को या आम व्यक्ति को किसी को जाना पड़ता है तो बिना एनओसी के उनको कहीं से भी वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती है। आपने पिछली बार कहा है कि मैं ऑनलाइन कर देंगे, विभाग कर देगा। क्या हमने समिति की मीटिंग में प्रदेश के अन्य किसी हिस्से का इस प्रकार की समितियों को छूट दी? कोई ऐसा कोई अध्ययन दल या ऐसी कोई मीटिंग की रिपोर्टिंग अपने पास आज तक आई है क्या, जिसके आधार पर अपन गाइडलाइन बना करके आगामी आम जनता को राहत मिल जाए? ऐसी कोई कार्य योजना आपकी मेरे को उसको कोई वो नहीं। आपने कहा एक समय सीमा बोल दे कि हम 3 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, ताकि इस प्रदेश की जनता को राहत मिल जाए कि सरकार इतना बड़ा फैसला, और जब साय सरकार है अपनी और हर काम साय साय हो रहा है, तो मेरा आग्रह है इसके अंदर भी साय साय एक बार कर दें आप। चलिए साहब, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट तौर पे माननीय सदस्य को अवगत कराया और जिस तरीके से हमने इस आचार संहिता के दौरान भी जब पूरे हमने कमेटी का गठन किया और उसके बायला संशोधन के लिए हम लोगों ने जो मॉडल बायलाज का प्रारूप भी तैयार करने के दृष्टि से कमेटी की 2 बैठकें हमारी हो चुकी है और जल्द से जल्द उसका जो प्रारूप आ जाएगा तो उसमें
क्या अपन बेहतर हो सकता है, उस दृष्टि से हम काम करेंगे। इस बात का आश्वस्त मैंने सदस्य को कहा है, पूरे सदन को बताना चाहूँगा। किसी भी तरीके से अब कोई शिकायत या फिर किसी भी तरीके का कोई मामला अब इस एनओसी को लेकर के नहीं आएगा, इस बात का भी विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। जल्द से जल्द इसमें हम करेंगे। ठीक। डॉक्टर चरणदास महान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है क ख ग घ जानकारी एकत्रित की जा रही। अध्यक्ष महोदय, 28 दिन हो गए मैंने प्रश्न जमा करा दिया था अपने सचिवालय में, और जिस बारे में मैं जानना चाहता हूं उसमें कलेक्टर ने जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट भी दे दी है। तो ये सब तो यहाँ सचिवालय में पड़ा ही होगा, उसके बावजूद भी जवाब नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा है सर, एक ट्रस्ट को मुआवजे की भुगतान हो जाती है 2 करोड़ से भी ज़्यादा, और उस ट्रस्ट का जो भुगतान होता है उसके लिए पैसे नहीं है, हेड में पैसे नहीं है, रातों रात भुगतान हो जाता है। उस व्यक्ति को ही भुगतान नहीं होता जिसको होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। उसके बाद इतने अनियमितता होते हुए भी इस तरह से जवाब छुपाने का कोशिश हो रहा है कि न बताने की जिद है, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर कम से कम ये नायक बांधा के बारे में मैंने स्पष्ट पूछा है। 32 खाते को 247 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण कर दिया गया। तो सर ये तो निर्धारण का भी जानकारी होगा, वितरण का भी जानकारी होगा। महान जी सर। चूंकि मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जवाब में ही दे दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। जी, जब जानकारी एकत्रित की जा रही है तो इसलिए प्रश्न उत्तर बनता नहीं। मैं तो इस पर व्यवस्था यही देता हूँ। मुझे लगता है कि चूंकि प्रश्न आपने समय के अनुरूप किया था, पूर्ण उत्तर आया नहीं, और नियमावली 46A के अनुसरण में माननीय सदस्य को पूरा उत्तर और लोकार्थ मिल जाना चाहिए, जो आपको प्राप्त नहीं हुआ। इसकी एक व्यवस्था मैं अभी दे देता हूँ कि इस प्रश्न को जो आपने किया था आगामी प्रश्न दिवस के पहले नंबर पर रख देंगे, ताकि इसका आपको भी समय मिल जाए और उनको भी समय मिल जाए। सर ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रथम जिस दिन राजस्व की सूची आए, जिस दिन प्रश्नोत्तर हो, उसी प्रथम दिवस में ये दे दिया जाए। ले लेंगे। और कोई तकलीफ हो तो आधा घंटे की प्रथम प्रश्न दिवस में आपका ले लेंगे। थैंक यू। अब इसमें क्या प्रश्न है? जब आएगा तो नहीं, जब ये प्रश्न आएगा और उसका जवाब जब आएगा माननीय, तो मेरा निवेदन इतना ही है सर, दुर्ग भी जोड़ दिया जाए। कोरबा का आपने कहा है जी, दुर्ग में भारतमाला परियोजना है, वहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही है, तो उसको भी जोड़ लें। माननीय मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है, आगामी तिथि के पहले उत्तर कृपया उपलब्ध करा दें प्रश्नकर्ता को, ताकि वो प्रश्न करने में उनको मदद हो। जी माननीय अध्यक्ष महोदय। सावधानी रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र का भी भारतमाला का मुआवजा। हाँ, उसी अब जब आएगा तो फिर देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 कुंवर सिंह निषाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, क्या राजस्व मंत्री माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण, शिक्षा व पोषण मिले, इसके लिए खेल कूद व युवा कल्याण विभाग द्वारा दुर्ग संभाग अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। क्या दुर्ग संभाग अंतर्गत जिला बालोद में प्रशिक्षण संस्थान संचालित है? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ व कितने, कृपया जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण हेतु जिला दुर्ग में कबड्डी, जिला बालोद में वेट लिफ्टिंग, जिला बेमेतरा में कबड्डी, जिला कबीरधाम में कबड्डी एवं राजनांदगांव में हॉकी खेल के कुल 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित है। और अपने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 31 जिलों में खेलो इंडिया के तहत प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं, और 2 नए जिले में मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी
एवं जिला खैरागढ़ छुई खदान में भी खेलो इंडिया लघु केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है, जिनकी स्वीकृति भी मिल गई है। और बालोद में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बालोद में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग का एक खेलो इंडिया लघु केंद्र है, जिसका संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बालोद लघु केंद्र जिला बालोद के दल्ली राजहरा में संचालित है। यहाँ पे अभी कुल 11 बालिका और 21 बालक कुल 32 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं और साथ ही एक प्रशिक्षक भी कार्यरत है, जिनका मानदेय विभाग के द्वारा 25,000 रुपया दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, जैसा आपने कहा है कि दुर्ग संभाग में 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये आपका उत्तर सही है? भी क्या है? खेलो इंडिया के तहत सभी जिलों में एक एक खेलों का चयन किया जाता है। तो दुर्ग संभाग में जैसे हमने बताया कि दुर्ग में कबड्डी का चयन हुआ है, बालोद में वेट लिफ्टिंग और बेमेतरा में कबड्डी, कबीरधाम में कबड्डी और राजनांदगांव में हॉकी। इनको पांचों को खेल इंडिया के तहत लिया गया है। जी, मैंने पूछा है आपसे कि ये 5 इंडिया लघु केंद्र संचालित बता रहे हैं, क्या ये आपका उत्तर सही है? उत्तर सही है, संचालित है, ये आवासीय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न 274 का के संबंध में जो उत्तर दिए वो गलत है। माननीय मंत्री महोदय जी से मैंने पूछा है कि प्रशिक्षण संस्थान, और जवाब आ रहा है केंद्र के बारे में। मैंने प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कहा। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब आ रहा है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया ये जो संस्थान आप बोल रहे हैं, ये स्थानीय स्तर पर एक संस्था है। मैंने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कहा है और आप उत्तर दे रहे हैं लघु केंद्र के बारे में। मैं आपको बता देना चाहूँ, जो ये खेल है, खेलो इंडिया योजना खेल विभाग की योजना नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये केवल क्रियान्वयन करने का काम छत्तीसगढ़ आपके माध्यम से हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में यदि बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। गलत जानकारी संबंधित विभाग के आपके अधिकारी आपको दे रहे हैं। तो मैं आपको आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे क्या? ये खेलो इंडिया के तहत ही संचालित हो रहे हैं जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, और ये भारत सरकार का ही योजना है जो छत्तीसगढ़ के 31 जिले में चल रहा है। 2 जिले का और चयन और उनकी स्वीकृति हो गई, जहाँ अप्रैल से वहाँ भी प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, मैंने आपसे कहा मंत्री जी, आपका जवाब आया है ये साई के द्वारा संचालित है। ये खेल विभाग द्वारा कोई राशि इसको नहीं दी जाती, आपके द्वारा कोई राशि इनको नहीं दी, केवल साई के माध्यम से संचालित है। लेकिन अधिकारी आपको गलत जवाब दिए हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि या उनको सेंटर के बारे में पता नहीं है या केंद्र के बारे में पता नहीं है। वही स्पेसिफिक प्रश्न मैंने पूछा है आपको सेंटर के बारे में, क्या सेंटर संचालित है यहाँ? क्या आपने खेल केंद्र के बारे में कहा है? ये जो है, मैं फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि खेलो इंडिया के तहत ही ये संचालित है और इसमें केंद्र सरकार का ही राशि आता है 5 लाख रुपया सालाना, जिसमें 2 लाख रुपया जो है वहाँ के संधारण और बच्चों के परिवेश के लिए आता है और 3 लाख रुपया जो है वहाँ के प्रशिक्षक के लिए आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया, लेकिन स्पष्ट मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो यह कहना चाह रहा हूँ, नहीं, आपको कहीं स्पेसिफिक किसी जगह विशेष का पूछना है तो पूछ लें। जैसे उन्हें संभाग की बात की, 5 जगह की बात की, लेकिन दुर्ग संभाग में कहीं पर भी ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया जा रहा हो या कोई सेंटर बना के उन्हें पारितोषिक या कुछ और दिया जा रहा हो। मैंने माननीय मंत्री जी से पिछले 11/9/24 को एक पत्र दिया था कि कुछ बच्चे जो मेरे विधानसभा और बालोद जिला के राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में जाने के लिए गुजरात के लिए उनसे मांग की गई थी, कम से कम एक उनको सहायता मिल जाए राशि की। लेकिन राशि तो दूर, इस पत्र का मुझे रिमाइंडर तक नहीं आया। 9वें महीने मैंने पत्र दिया था माननीय मंत्री जी को। तो ये कितना संजीदगी के साथ, कितने
इनके साथ ये ले रहे हैं संजीदगी के साथ। मैं समझता हूँ बच्चों के प्रति इनकी भावनाएं जो दिख रही, खेल के प्रति इनकी भावनाएं दिख रही हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूँगा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो ग्रामीण क्षेत्र बच्चे स्वयं मेरे बालोद जिला में आज अर्जुंदा में लगभग 64 बच्चे हैं और केवल बालिकाएं हैं जो वेट लिफ्टिंग खेल रही है, और उसमें से 2-3 बच्चे अभी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई। मैं स्वयं उन्हें सहयोग किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का उनका चयन हुआ था, लेकिन पैसे के अभाव उन लोग जा नहीं पाए। मैं आपसे निवेदन आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं उनको कम से कम हम लोग प्रोत्साहित करें, ताकि राष्ट्रीय स्तर में अगर खेलने के जाएं तो उन्हें उनका बराबर सम्मान मिले। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए जो आप कर रहे हैं उतना बता दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए आप मुझको बता दीजिएगा। ऐसे बच्चों को अपन अनुदान देते हैं जो बाहर खेलने के लिए जाते हैं, आप सूची दे दीजिएगा। ये सूची मैंने आपको दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कर दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। ये पत्र मैंने स्पष्ट दिया और 9वें महीने का पत्र है। आज तक इसमें मुझे रिमाइंडर तक नहीं आया माननीय अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई भी नहीं आया, इसका रिप्लाई भी नहीं आया अब तक। तो मैं क्या सोचूंगा कि इसमें, और उसके बाद कबड्डी की जो आपने कहा कि मेरे, चलिए आखिरी प्रश्न करिए। एक कबड्डी के स्तर की बात कही आपने माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बालोद विधानसभा शुरू से खेल के लिए प्रसिद्ध रहा है। कबड्डी के वहाँ राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हुए हैं। कुछ जगहों पर मैंने आपसे मांग भी किया कि कबड्डी के मैच यदि हो जाते वहाँ के खिलाड़ी खेले हैं भी जाके राष्ट्रीय स्तर तक, तो आप मैट उपलब्ध करा देंगे माननीय अध्यक्ष। चलिए कबड्डी का मैट दे दीजिए कुछ, हम आपको कबड्डी का मैट उपलब्ध करा देंगे। और अच्छा है, बालोद में गया भी था कार्यक्रम में, पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा दीजिए। मैं अब पूरा प्रदेश का हो गया, मत मांगे छत्तीसगढ़ में करवाइए। बहुत प्रश्न हो गए माननीय अध्यक्ष, बोलो छोटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री, मैंने दिशा की बैठक में भी माननीय कलेक्टर में निवेदन किया था, एक व्यायामशाला बालोद जिला में नहीं, और खासकर यदि गुंडरदेव विधानसभा का 64 बालिकाएं हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो माननीय कलेक्टर महोदय मैंने अनुरोध किया है कि कम से कम डीएमएफ की राशि से एक बच्चों के लिए एक व्यायामशाला अर्जुंदा में अगर करवा दें तो प्रशिक्षण जो दे रहे हैं खुले तौर पे दे, मैं व्यवस्था करता हूँ, वैकल्पिक स्कूल के भवन में संचालित है, एक व्यायामशाला अगर वहाँ बन जाए तो बच्चों को उसका लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदन कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय इसी जवाब आ जाए, खेलो इंडिया, एक जवाब आ जाए माननीय मंत्री महोदय आपसे। चलो कुछ व्यायामशाला के लिए कुछ बोल सकते हैं तो। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, इसके तहत बजट में जो प्रावधान आएगा उसमें भी विचार करके फिर इसको हम रखेंगे। चलिए धर्म कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न लगाया है कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध में ईओडब्ल्यू, एसीबी और विभागीय जांच वित्तीय अधिकारी के खिलाफ में जारी है। 6 अधिकारियों का नाम इसमें आया है। मैंने उसमें तारीख लिखा था, कारण भी लिखा था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं आया कि कब से वो लंबित है। साथ ही प्रश्न लगने के बाद में इसमें भरोसाराम ठाकुर 28/1/25 द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ को श्री भरोसाराम ठाकुर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत जांच बेचना हेतु अनुमति प्रदान किया गया। कब किया गया? प्रश्न लगाने के बाद में। इसी प्रकार से टेकराम माहेश्वरी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7/1 को, तो इसके 4/2/25 द्वारा विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई। एक और पढ़ देता हूं मैं, एक और पढ़ देता हूं। ये है श्रीमती ज्योति बबली, 27/10/23 को लिखा गया था पत्र, और जब अभी प्रश्न लगा तो स्मरण पत्र, उसको स्मरण पत्र दिनांक 24/2/25 को प्रेषित किया गया है। मतलब इससे गंभीरता दिखाई दे रही है कि अधिकारी यदि करप्शन में और विभिन्न मामलों में उनकी जांच जो होनी चाहिए तो उसके प्रति कितनी गंभीरता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ में जो समुचित रूप से कार्रवाई कब तक की जाएगी। और बाकी आप तो हमारे मुखिया सब समझदार हैं,
तो आप बताएंगे कि इतना विलंब क्यों हुआ और कब तक इसमें कार्रवाई की जाएगी? सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है उसका विस्तार से उत्तर दिए हैं, लेकिन विशेष रूप से भरोसाराम ठाकुर और टेकराम माहेश्वरी के विषय में इन्होंने जानना चाहा है। आपको हम आश्वस्त करेंगे कि हमारी सरकार सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन की है और सुशासन भी स्थापित करेंगे और सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। कोई भी अधिकारी जो दोषीदार हैं बख्शे नहीं जाएंगे, आपको मैं इस सदन में विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आशाराम नेता है? अरे नहीं भाई, आशाराम जी, प्रश्न हो गया अपना। आप लोग खुद प्रश्न लगाओ ना। नहीं, इसी में नहीं होता। बोलिए। हाँ अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया था 3 विषय में और मुझे प्रश्न का संतुष्टिजनक उत्तर मिल चुका है, इसलिए प्रश्न करने की कोई इसमें है ही नहीं। आवश्यकता नहीं लग रहा है आपको ना? जी, उत्तर संतुष्टिजनक मिल चुका है। अजय चंद्राकर जी, 7वां। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने दिन में आपको आर्द्रभूमि या वेटलैंड का सर्वे करना है और गठन के बाद आपने कितने दिन में सर्वे किया और जिस अवधि में सर्वे किया उस सर्वे में कितना पैसा व्यय हुआ और वो कहां से आया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा वेटलैंड प्राधिकरण का गठन जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर 4 अक्टूबर 2017 को, समय कम है विषय जी मैं पूरा उसके पृष्ठभूमि बता देता हूँ। 4 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर 1 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण का गठन किया गया और इसमें लगभग हमारे पूरे प्रदेश के मैंने जानकारी भी उपलब्ध कराई है, लगभग 9,695 वेटलैंड का ग्राउंड प्लॉटिंग किया गया है साहब और माननीय लगभग 4,764। माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान है और वो बहुत चौथी बार के मंत्री हैं, समय कैसे पास करना है वो समझ रहे हैं उस बात को। माननीय मंत्री जी, मैंने कहा कि आपने जो जानकारी दी है कितनी अवधि में सर्वे करना है, कितनी अवधि में आपने सर्वे किया और उस सर्वे में कितना पैसा खर्च हुआ, वो पैसा कहां से आया? वो मांग रहे हैं दूसरा, दे रहे हैं दूसरा। समोसा मांग रहे हैं उसको पराठा दे रहे हैं। ये अकल वाला प्रश्न है थोड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2023 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था अध्यक्ष महोदय, जिसमें लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए इस कार्य में अभी हमने व्यय किया है। 3 करोड़ 22 लाख 17 हजार रुपए अध्यक्ष और महोदय, उसके ठीक है ना? मैं तो हाँ, आपने बता दिया ना। तो पूरा आपने 2022, 2023, 2021 गठन के बाद 1 साल में आपको सर्वे करना है, 3 साल आपने सर्वे ही नहीं किया और जो सर्वे किया है उस साल आपके पास बजट नहीं था, तो वो सर्वे कौन से बजट से हुआ, कितना खर्च हुआ, ये पूछ रहा हूं मैं। आपने 24 में व्यय किया है उत्तर में, वो मैं पढ़ लिया। जो मैं पूछ रहा हूं कृपया वो बता दीजिए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेटलैंड में समय पे सर्वे करना है, उस समय में सर्वे नहीं हुआ और जिस समय सर्वे हुआ बताया गया उस समय इनके पास बजट में पैसे नहीं थे और जो बजट में पैसे इन्होंने बताया और खर्च बताया वो दूसरे कार्यों में है, वो इसमें लगा हुआ है उत्तर में। इसलिए मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि सर्वे नहीं हुआ है समय में करके, तो आगे बढ़े अपन। नहीं सर्वे हुआ है। नहीं तो बताइए फिर 20, 21, 22, 22, 23 में सर्वे कौन किया, कितना पैसा उसमें व्यय हुआ, ये बता दीजिए। और 2.25 हेक्टेयर से नीचे के सर्वे होते हैं कि नहीं होते हैं जमीन के?
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है वो सर्वे के बारे में पूछ रहे हैं। सर्वे हमने विभागीय मत से करवाया है और जो हमारे कहते हैं इसमें जो प्रावधान है उसके तहत में हमने लगभग आज तक 2.25 हेक्टेयर से बड़े जो हमारे वेटलैंड है उसमें लगभग 11,457। वो लिखा है वो पूछा नहीं हूँ उसको। अच्छा, मैं पूछा हूँ 2.25 हेक्टेयर से नीचे के सर्वे करने के नियम है कि नहीं है, जल्दी बता दीजिए। 259 हो रहा है, 59 हो रहा है, जल्दी बता दीजिए। खैर अब नहीं बताएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा एक आग्रह है आपके माध्यम से, आग्रह कर लीजिए। आग्रह कर देता हूँ, आग्रह कर लीजिए। वेटलैंड आपके एक सेकंड आपसे आग्रह कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ अब तो। हाँ। समय खत्म हो जाएगा। वेटलैंड प्राधिकरण बना है, उसमें कोई काम हो नहीं रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा इसको प्रभावी बनाएं। आपके पास शिकायत हुई है, मैं शिकायत की कॉपी आपको दिया हूं। रोज पेपर में छप रहा है नए राजधानी के झान तालाब को पाटा जा रहा है करके। आप कहते हैं मेरे पास कोई शिकायत नहीं है करके, पेपर में छप रहा है, शिकायत की कॉपी मैंने बताई। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप प्रभावी बनाने का कष्ट करें। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आज फिर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। जहरीली शराब कांड पर सरकार को विपक्ष ने घेरा, सरकार ने जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। जबकि भ्रष्टाचार पर भी सरकार पर सख्त रूप ना दिखाए जाने के आरोप लगे। लेकिन जनता को न्याय मिलेगा क्या? सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति हकीकत में दिखेगी या फिर ये भी महज एक राजनीतिक बयान ही बनकर रह जाएगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरें और उनके विश्लेषण के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल 4 टाइम न्यूज़ पर। और किस तरीके का विश्लेषण आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, अपनी राय आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।